चलो जी, कैपिटल एसेट्स हो और ट्रांसफर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कैपिटल एसेट्स आए, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और सी। ए में क्या है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट 4, ठीक है। बी में क्या है, एफआईआई के द्वारा अगर कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड है तो, और इसमें क्या है, यूलिप, ठीक है। फिर आ जाता है इसके अंदर टाइप ऑफ एसेट्स, शॉर्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। चलो जी, फिर हमने देखा ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेफिनेशन में हमने टोटल जो 7 पॉइंट्स देखे हैं, सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, और इसके कारण हमने 3 स्पेसिफिक प्रोविजन आए थे। सेक्शन 45(1) वो हमने देख लिया, सेक्शन 45(2) हमने देख लिया, सेक्शन 45(2) नहीं बाईबैक वाला, सेक्शन 46(a) हमने देख लिया, और सेक्शन 46(2) लिक्विडेशन वाला हमने यहां पर देख लिया। ठीक है। फिर हमने तीसरा जो देखा था वो हमने देखा था कि अगर आप कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और इसके कारण जो स्पेसिफिक प्रोविजन आया सेक्शन 45(2) वो हमने देख लिया, ठीक है ना, कि भैया कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लो उस ईयर में जिस ईयर में आपका असेट्स कन्वर्ट हुआ है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्सेबल उस ईयर में होगा जब आपका स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। कनेक्ट कर पा रहे हो सभी मुझे? फिर हमने देखा था कंपल्सरी एक्विजिशन, और इसके कारण जो स्पेसिफिक प्रोविजन था सेक्शन 45(5) वो भी आपने देख लिया होगा। फिर हमने देखा था, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर किया, पोजीशन ट्रांसफर। ये भी हमने देखा कि जैसे ही आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में पोजीशन ट्रांसफर करते हो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और जब ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा तो भैया मान लिया जाएगा, लेकिन जेडीए को प्रमोट करने के लिए सेक्शन 45(5) इंट्रोड्यूस किया गया। आई होप दिस इज क्लियर। कनेक्ट कर पा रहे हो? फिर हमने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पॉइंट, और एक देखा था जीरो कूपन बॉन्ड्स। देखो भैया, अब तुम्हें बताओ कहीं कुछ याद करने की जरूरत है क्या? पूरे के पूरे 7 पॉइंट्स विद लॉजिक आपकी ऑन टिप्स हैं, राइट। चलो, फिर हमने कुछ केसेस यहां पर देखे थे कि सर्टेन ट्रांजैक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। इसका भी सेपरेट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, बना के भेजूंगा, एक्चुअली अगर मैं अभी वाले वीडियोस भेजूंगा ना तो उसमें वो भी मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। बट इसको मैं एक बार वापस से प्रॉपर एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, वो एक अलग होगा, ठीक है। तो अभी इसीलिए मैं वो अभी नहीं बना रहा हूं ना, अभी भेज रहा हूं मैं आपको, वो मैं बाद में भेज दूंगा। बट इसके बाद की जो चीजें हैं वो मैं आज शुरुआत करा रहा हूं आपको, वो आप कनेक्ट करना बस, उसके बाद से सारे सेशन मैं आपको भेजने वाला हूं, ठीक है। ट्रांसफर का जो मेजर पार्ट था वो मैंने कंप्लीट आपको करा दिया था। मैंने इसमें बताया था कि सर्टेन ट्रांजैक्शन, सेक्शन 47, सर्टेन ट्रांजैक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। चलो फटाफट से मुझे बता दो कौन कौन से पॉइंट्स थे जहां मैंने बताया था चेंज इन ऑनरशिप, जहां ऑनरशिप में चेंज हो रहा है बट फिर भी उसे ट्रांसफर नहीं माना गया है, और जब ट्रांसफर नहीं माना गया तो भैया काई का कैपिटल गेन। बोलो भाई, कौन से ऐसे केसेस है? वेरी गुड, गिफ्ट और अगर आप कोई गिफ्ट देते हो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, मतलब देने वाले के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा। और गिफ्ट उसके अलावा बोलो भाई, विल, इनहेरिटेंस, ठीक है ना, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, भूल गए, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, यस। फिर फोर्थ मैंने बताया था होल्डिंग सब्सिडरी या सब्सिडरी होल्डिंग, 100% होल्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को कोई एसेट्स ट्रांसफर करता है और रिसीवर कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। लेकिन यहां पर मैंने आपको सेक्शन 47(a) का रेफरेंस भी दिया कि अगर आपने फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, क्या अगर आपका होल्डिंग सब्सिडरी परसेंटेज कम हो गया या 8 साल के अंदर आपने उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया है या एज ए स्टॉक इन ट्रेड अगर आपने एसेट्स को रिसीव किया है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 47 का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब ओरिजिनल ट्रांसफर वाले ईयर में ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा, आपका रिकैलकुलेशन किया जाएगा, राइट। चलो जी, इसके बाद मैंने बताया था अमलगमीशन वाला कि अगर मान लो कोई कंपनी का अमलगमीशन हो रहा है सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अगर कोई अमलगमीशन हो रहा है, सुनना,
अगर मान लो ए कंपनी बी में अमलगमिट हो रही है तो ए कंपनी अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करती है किसको, बी को, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा इफ रिसीवर कंपनी इज इंडियन कंपनी, अमलगमिटेड कंपनी इज इंडियन कंपनी, मतलब जिसमें अमलगमिशन हो रहा है वो इंडियन कंपनी है, ठीक है ना। मान लो ए का बी में अमलगमिशन हो रहा है, ए का बी में अमलगमिशन हो रहा है, बी कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। अमलगमिशन में पहला पॉइंट तो ये वाला हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि अगर अमलगमिटिंग कंपनी अपनी एसेट्स ट्रांसफर करती है अमलगमिटेड को, राइट, इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे इफ अमलगमिटेड कंपनी इज इंडियन कंपनी, ठीक है। दूसरा मैंने इसमें क्या बताया था, अगर अमलगमिटिंग फॉरेन कंपनी जिसने इंडियन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हो, अगर वो अपनी एसेट्स ट्रांसफर करती है अमलगमिटेड फॉरेन कंपनी को, तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, बशर्ते हैं कि 25% शेयर होल्डर शुड रिमेन शेयर होल्डर इन अमलगमिटेड कंपनी, और जिस कंट्री में अमलगमिटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है वहां की गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं लेती है तो इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स नहीं इंपोज करेगी। वेरी गुड। तीसरा, अमलगमिटिंग फॉरेन कंपनी जिसने फॉरेन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हो और उस फॉरेन कंपनी की वैल्यू डिराइव हो रही है बिकॉज ऑफ इंडियन एसेट्स, राइट, बिकॉज ऑफ इंडियन एसेट्स, तो उस केस में इंडियन गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं करेगी अगर 25% शेयर होल्डर शुड रिमेन शेयर होल्डर इन दी अमलगमिटेड कंपनी, और जिस कंट्री में अमलगमिटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट है वो गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही तो इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स इंपोज नहीं करेगी। तो यहां तक हमने देख लिया था। डीमर्जर में भी ऑलमोस्ट सारी की सारी कंडीशन सेम है, राइट। इसके लिए पूरा एक सेपरेट वीडियो मैं आपको भेजने वाला हूं, पूरा एक सेपरेट वीडियो, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं, यहां तक आपको पूरी क्लियरिटी हो गई है, तो मेजर टॉपिक्स आपके यही रहते हैं। फिर इसमें और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बट ये मैं अब आपको बताऊंगा जब इसका रिलेवेंस आएगा सेक्शन 49 के साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, तब मैं बताऊंगा, राइट। उसके पहले आपको सारा एक वीडियोस मिल जाएगा, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। चलो जी, यहां तक अब आपको समझ में आ गई पूरी क्लियरिटी, यस और नो बोलो, पूरी क्लियरिटी हो गई है क्या? अभी तुम्हें क्लियरिटी मिल चुकी है कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी और कब नहीं होगी, यस और नो? हाँ जी नीलाजीत, यस और नो? आयुषी, अमन, राहुल, किधर हो रे भाई तुम? सर 100% होल्डिंग मीन्स फुल वोटिंग पावर ऑफ सब्सिडरी विद होल्डिंग, हाँ यस, फुल वोटिंग पावर 100%, मतलब देखो ये सब्सिडरी कंपनी है, इसकी इक्विटी शेयर्स है 100, सारे के सारे होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर कर रखे हैं, दैट्स इट, दैट इज 100%, राइट। चलो आ जाओ जी, अब आ जाओ, अब सबसे बड़ी अच्छी चीज पे आपको लेके जा रहा हूं। सर अब हमें समझ में आ गया है कि कब कोई चीज कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, ये हमें समझ में आ गया है। अच्छा, आ गया क्या समझ में? हाँ, तो सर अब कैपिटल गेन कंप्यूट भी तो करना पड़ेगा। वेरी गुड, तो अगली स्टेज जो है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सेक्शन 48। सेक्शन 48 यहां पर बताया गया है कि किस तरीके से कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, अब किस तरीके से कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो कौन बताएगा किस तरीके से कैपिटल गेन कंप्यूट होता है? बताओ जी, कैसे कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटेशन? बताओ 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 भैया। सेक्शन 48, सेक्शन 48 अभी आपने देखो अपन ने क्या क्या देख लिया है। सेक्शन 45(1) हमने देख लिया है, ठीक है, ये जनरल चार्जेबिलिटी को बताता है। सेक्शन 45(2) कन्वर्जन वाला केस, कन्वर्जन ऑफ असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। 45(3) और 45(4) ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, ये मैं बाद में बताऊंगा, बाद में मतलब जिसका जब रिलेवेंस आएगा तब इसको कनेक्ट कर लूंगा मैं। 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन, ये हमने देख लिया है। 45(5)(a) ये हमने देख लिया है, JDA, ठीक है। फिर 46(1) ये हमने देख लिया है, लिक्विडेशन अगर होता है तो कंपनी के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा, वो 46(1) में लिखा हुआ है।
46(2) शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल होगा, लिक्विडेशन वाला मामला वो हमने देख लिया है, ठीक है। 46(a) बाईबैक, 47 certain transaction which will not be treated as transfer, certain transaction which will not be treated as transfer, ठीक है, ये हमने देख लिया है। अब आ रहे हैं हम कंप्यूटेशन, सेक्शन 48 कंप्यूटेशन। वेरी गुड, बताओ जी कंप्यूटेशन कैसे होगा, सभी बताओ, फटाफट से बताओ। बहुत सिंपल है भाई। अरे मैंने गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए में, सुनना मैंने गाड़ी खरीदी थी 10 लाख रुपए में, ठीक है ना, परचेज करी। फिर मैंने क्या किया, इस गाड़ी का इंटीरियर सेट करवाया, इंटीरियर पे खर्चा किया 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो मतलब टोटल इस गाड़ी पे खर्चा मेरा कितना हुआ, 11 लाख रुपए यार। फिर मैंने 3 साल इस गाड़ी को यूज किया, फिर मैंने ब्रोकर को बोला, ए ब्रोकर भाई इस गाड़ी को बेच दे रे। उसने कहा ठीक है मैं बिकवा दूंगा, 7 लाख रुपए के अंदर बिकवा दूंगा, बट 50,000 रुपए कमीशन लूंगा। मैंने कहा ले लेना। तो उसने उसे 7 लाख रुपए में बिकवा दिया, दैट इज द सेलिंग प्राइस। बट एक चीज ध्यान रखना भैया, मेरी जेब में कितना पैसा आया, 7 लाख में बिक तो गई, बट मेरी जेब में कितना पैसा आया। ओ सर आपकी जेब में ना वो कमीशन घटा दो 50,000 रुपए का, आपकी जेब में आया 6,50,000 रुपए। दैट इज माई नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, दैट इज माई नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, ये चीज ध्यान रखना। तो हमारा सिंपल तरीका क्या होता है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट। तो आज मेरे लिए 6.5 लाख की गाड़ी सेल हुई है, और मैंने इस पे खर्चा परचेस करने का खर्चा 10 लाख रुपए किया, इंटीरियर का खर्चा 1 लाख रुपए किया, तो 11 लाख रुपए मैंने इस पे खर्चा किया। बताओ मैं क्या बोलूंगा, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? अरे भैया लॉस हो गया। कितने का हो गया, 4.5 लाख रुपए का लॉस हो गया। यस, तो इसी तरीके से आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। जो भी जिस प्राइस पर आपने एसेट्स को सेल किया है माइनस जो भी आपकी कॉस्ट रही है वो लेस कर दो, और अगर आपने उस एसेट्स पर कोई इंप्रूवमेंट का खर्चा किया तो वो भी लेस कर दो। यार सिंपल बात है, देसी कैलकुलेशन है, कोई भारी थोड़ी है ये भारी थोड़ी है, बस इतनी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। तो जो सेल प्राइस है उसको टेक्निकल शब्दों में यहां बोला गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। थोड़ा ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद, है ना, कुछ अच्छा बोला जाए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, देसी शब्दों में सेल प्राइस, बट टेक्निकल शब्दों में बोला गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो जो भी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, अगर आपने ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी खर्चा किया है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, वो यहां पर आपका लेस हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जैसे 7.5 लाख के अंदर अपन ने गाड़ी बेची थी, 7,50,000 रुपए का मेरा खर्चा हो गया, तो मेरा नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया, 6.5 लाख रुपए। समझ आ रहा है? अगली जो टर्मिनोलॉजी है लेस, यहां इन्होंने बोला है कॉस्ट। सर आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो घटा दो, और अगर आपका कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो वो भी घटा दो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर है तो वो भी घटा दो, बस। सेक्शन 48 सिंपल ये बात करता है कि सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट, दैट इज, अब जो आएगा दैट विल बी योर कैपिटल गेन और लॉस, दैट्स इट। समझ आया क्या ये? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी सेक्शन 48 ने नहीं बोला है। मैं बताता हूं कहां पर बोला गया है, बट सेक्शन 48 ने इंडेक्स्ड की बात नहीं करी है। सेक्शन 48 तो सिंपल एक बात करता है कि भैया सेल्स प्राइस ले लो, उसमें से कॉस्ट घटा दो, दैट जो भी आएगा वो प्रॉफिट है, जो भी आएगा वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब कैपिटल गेन है, कैपिटल लॉस है। राइट? तो इंडेक्स के बारे में क्या है, वो प्रोवाइजो है, उस प्रोवाइजो के कारण इंडेक्स बोला गया है। एक प्रोवाइजो है जो मैं बताऊंगा, प्रोवाइजो 2 ऑफ सेक्शन 48, वो क्या बोलता है? प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन। सेक्शन 48 में है वैसा नहीं करने का, हम बता रहे हैं वैसा करने का, एक्सेप्शन। प्रोवाइजो बोलता है कि अगर मान लो कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो वहां पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रोवाइजो 2 हम इंडेक्स्ड करते हैं। सेक्शन 48 तो प्लेन है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट, दैट्स इट। समझ आ रहा है? अभी तुम्हें मैं क्या करूंगा, मेरे जो वीडियोज है ना वो भेजूंगा, ताकि तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, और जब मैं आऊंगा तब तुम्हारा
ठीक है, ताकि तुम्हारा कैपिटल गेन पूरा कंप्लीट हो जाए। अब कैपिटल गेन का जो मेजर पार्ट है ना वो तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, बट अब जो इसके बाद का है वो आराम से आप कर लोगे। तो मतलब मैं तो आके कराऊंगा ही, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में ऐसा ना हो कि कैपिटल गेन का फ्लो तुम्हारा बिगड़े, इसीलिए मैं मेरे जो सेशन है वो तुम्हें भेज के रखूंगा, ठीक है। ताकि इसके आगे के सारे सेशन तुम्हारे मजबूत हो जाए, और जब मैं आऊंगा तब वापस पूरा कराने वाला हूं, यहां से जितना छोड़ूंगा वहां से पूरा कराऊंगा, लेकिन तुम्हें मैं मजबूत चाहता हूं बस। तो यहां तक क्लियर है। अब यहां पर दो चीजें हैं आपके लिए बहुत रिलीवेंट है। सर ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकाला जाएगा? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एक तो ये है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाएगी ये। बस ये दो चीजें अगर तुम्हें आ गई ना, हो गया कैपिटल गेन का 80% मामला खत्म। बस फिर कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। तुम ऑलरेडी 50 से 60% कर चुके हो। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की जानकारी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आता है ये जानकारी होनी चाहिए। 80% मामला ऑफ कैपिटल गेन खत्म। बस फिर तो बहुत छोटा सा पार्ट है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। सबकी छुट्टियां हो गई क्या सब सब्जेक्ट्स में, या आजाद बाकी है? बस आजाद बाकी है ना मेरे हिसाब से आज तुम्हारे, आजाद सारे सेशन है ना? एक मिनट, हाँ। चलो जी, अब आते हैं अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बताओ जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब सिंपल सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस मतलब क्या? चलो बताओ, सेल्स प्राइस मतलब क्या? सिंपल क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द सेल्स प्राइस? बताओ भाई। लॉ का आज तक है, ओके। नो सर आज बाकी है 2 का सर का, एंड वो 11 को लेंगे। अच्छा ओके चलो, बट मेरे जो सेशन है मैं तुम्हें भेजूंगा, बट मुझे रिपोर्ट चाहिए कि तुम सबने कंप्लीट कर लिया है। देखो सिंपल सी बात है, मुझे बिल्कुल भी नवनीत सर की क्लास ऑफ हो गई है, ओके ठीक है। बट मेरे केस में अब ध्यान रखना, मैं तुम्हें सेशन भेज रहा हूं कैपिटल गेन का। मुझे ये नहीं चाहिए कैपिटल गेन अधूरा रह गया हो तुम्हारा। मैं आऊंगा जब और कराऊंगा, सब चीजें कराऊंगा, पूरा कराऊंगा। नोट सीरीज भी मैं कोशिश करूंगा कि 9 और 10 को तुम ये कंप्लीट कर लो, तो 11 को मेरे साथ नोट सीरीज करोगे। स्काइप पे या गूगल मीट पे तुम्हें कनेक्ट कर लूंगा मैं सबको, ठीक है। तो ये तो चाहिए ही चाहिए यार भाई, है ना? तो ये नो, मेरे को ना कैपिटल गेन तुम्हारा 11 तारीख को क्लोजर करने का है, बस दैट्स इट। 9 और 10 2 दिन दे रहा हूं, मेरे सारे सेशन ढंग से देखना, क्योंकि आज तुम्हारे नवनीत सर का नहीं है, तो मेरे सेशन देख लेना आज। आज ही मैं कोशिश करूं, उम्मीद करता हूं तुमसे कि आज ही तुम मेजर पार्ट कंप्लीट कर दोगे, राइट। कल का एक बफर दिन तुम्हें दे रहा हूं, आज और कल में कंप्लीट कर लो। 11 तारीख को नोट सीरीज में मेरे साथ में आ जाना, अपन नोट्स बनाएंगे। और नोट्स आज और कल, रुको कल मैं पहुंचूंगा 11 तारीख। अपना दीपावली कब की है? सॉरी हाँ, दीपावली कब की है पहले मुझे बताओ यार। मैं तुम्हें बोल तो दूं, कल का हो नहीं पाया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मेरे को भी सेटिंग बैठानी पड़ेगी ना। नोट सीरीज कब कराऊं तुम्हें? दीपावली कब की है भाई? 12 तारीख की। दीपावली कब की है? बारह की है, ओहो। फिर 11-12 को तो नहीं हो पाएगा, 13 को भी नहीं हो पाएगा, 14-15 मुश्किल है यार। आने के बाद ही कराऊंगा, आने के बाद ही कराऊंगा या बीच में करा पाऊंगा? 9-10 11 को ले लूं क्या मॉर्निंग में? क्या बोलते हो? नोट सीरीज छोड़ दो, कोई बात नहीं, अपन कनेक्ट कर लेंगे, बट मैं तुम्हारे से रेगुलर फॉलोअप तो लूंगा। मेरे को एक चीज ईमानदारी से करना, आज और कल में जो मैं सेशन तुम्हें भेजने वाला हूँ वो सुलटा देना बस। मुझे फोन करके मतलब मैसेज करके अपडेट कर देना, वी हैव डन, ठीक है ना। कैपिटल गेन को एक बार तो क्लोज कर देना। मैं आऊंगा जब और कराऊंगा, वो एक अलग चीज है, ठीक है। 15 को भी भाई दूज है, हाँ यार 15 को भाई दूज है, करेक्ट।
नीलाजीत तो निकलेगा ही नहीं भैया 15 तारीख को, 15 को निकलेगा ही नहीं नीलाजीत तो घर से बाहर एक हाँ जी, तो नीलाजीत तो निकलेगा ही नहीं 15 को। नीलाजीत नहीं निकलूंगा मैं तो घर से, और घर से निकल भी जाऊंगा तो ऐसे पैक होके जाऊंगा मैं तो, हाथ बिल्कुल पैक बंधे हुए है ना। हाँ चलो जी आ जाओ। देखो अब सेलिंग प्राइस मतलब क्या, चलो अब मुझे बताओ, सिंपल, बहुत लेमन, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है तुमको। सेलिंग प्राइस मतलब क्या, देखो कंपटीशन कैसे होता है, सेक्शन 48 कंपटीशन में क्या होता है, सिंपल है, सेल प्राइस उसको टेक्निकल शब्दों में बोला गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, मतलब नेट सेल प्राइस आ गई कि नेट जेब में मेरे पैसा कितना आया। अब ये मैंने एसेट्स कितने में खरीदी थी और अगर मैंने कोई इंप्रूवमेंट किया हो तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। दिस इज द सिंपल एज पर सेक्शन 48 द कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन। इस तरीके से कैपिटल गेन का कंपटीशन किया जाएगा। अब मुझे बताओ सेल प्राइस मतलब क्या। चलो अगर मैं तुमसे पूछता हूं सेल प्राइस मतलब क्या, बताओ बताओ भाई, सेल प्राइस बोले तो वैसे तो आयुषी ने लिखा था जिस प्राइस में बेचा गया है। सर मान लो मैंने अपना मकान बेचा 2 करोड़ रुपए के अंदर, ठीक है ना, और मेरे को बैंक में पैसा आ गया, कैश या बैंक जो मेरे को पैसा मिला वो कितना मिला, 2 करोड़। बताओ जिस प्राइस में बेचा गया है, वेरी गुड आयुषी, एकदम परफेक्ट, कि जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो, भाई आपने अपनी गाड़ी कितने में बेची, 7 लाख रुपए में, दैट इज द सेल्स प्राइस। अच्छा इसके लिए अगर आप कोई एक्सपेंसेस करोगे वो लेस हो जाएगा, वही एक अलग बात है, बट मैं अभी आपको 2 टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं। पहला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, पहला हम वो समझेंगे, बाद में हम दूसरी चीज समझेंगे। तो सेल्स प्राइस मतलब जिस प्राइस पर आपने एसेट्स को बेचा है, राइट, दैट इज सेल्स प्राइस। मान लो मेरा 2 करोड़ का मकान मैंने बेचा, ठीक है ना, और एक कमर्शियल शॉप ले ली मैंने, राहुल को मेरा मकान बेचा और राहुल की दुकान मैंने ले ली, कमर्शियल शॉप। उस कमर्शियल शॉप की वैल्यू थी 2.25 करोड़। मैंने उसको अपना 2 करोड़ का मकान दिया और उससे 2.25 करोड़ की दुकान ले ली। व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन। अगर मान लो पैसा मिल जाता है तब तो जितना पैसा मुझे मिला है दैट विल बी माई सेल कंसिडरेशन, राइट। अरे भाई मेरे को तो पैसा नहीं मिला रे, मेरे को तो एसेट्स के बदले एसेट्स मिली है, एक्सचेंज। अगर आपने एक्सचेंज किया हो तो व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन, बताइए व्हाट विल बी द सेल प्राइस। बताओ अगर आपने कैश और बैंक में बेचा है तो आप सिंपल बोलोगे सर कितना पैसा आया, दैट इज द सेल्स प्राइस, ये कितना बैंक आया, दैट इज द सेल्स प्राइस। अब मुझे बताओ अगर आपने कैश में ना बेच के आपने अगर एक्सचेंज में किसी एसेट्स के बदले अपने मकान को बेचा है तो व्हाट विल बी द सेल प्राइस, बताओ जी, व्हाट विल बी द सेल प्राइस। राहुल बोल रहे हैं सर 2 करोड़ रुपए, ओके, एनी अदर ओपिनियन। Any other opinion? FMV of the respective assets. और कुछ तो हमेशा यहां एक चीज ध्यान रखना, जब अगर आप असेट्स बेच रहे हो तो जो आपको कैश मिल रहा है, अगर कैश और बैंक मिल रहा है तब तो सिंपल है, जो मिल रहा है वो आपका सेल प्राइस हो जाएगा। बट अगर मान लो आप इन एक्सचेंज कर रहे हो तो जो असेट्स आपको मिल रही है उसकी एफएमवी या एसडीवी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एसडीवी कंसीडर करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अभी बताऊंगा मैं आपको, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो एफएमवी कंसीडर किया जाएगा। तो जो असेट्स आपको मिल रही है तो ये आपका सेल प्राइस क्या हो जाएगी। तो जब आप इस मकान को बेचोगे तो इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, 2 करोड़ नहीं लिया जाएगा, जो असेट्स आपको रिसीव हो रही है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, जब आप असेट्स को बेच रहे हो, राइट, तो जिस प्राइस पर आपने उस एसेट्स को बेचा है तो जो आपको कैश या बैंक मिल रहा है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर कैश और बैंक नहीं मिल रहा है, मुझे तो कोई दूसरी एसेट्स मिल रही है, कोई बात नहीं, मिल क्या रहा है दूसरी एसेट्स, उसकी एफएमवी क्या है, उसकी एसडीवी क्या है, दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ओ सर
नीलाजीत क्या बोलता है, सर मेरे साथ तो उल्टा हो गया मामला। मेरे साथ पता है सर क्या हुआ, मेरा एक मकान था 10 लाख रुपए का। मैंने राहुल को बोला, राहुल मेरी इस पड़ोसी से बात करवा देना, आगे बात बनवा देना, मैं तेरे को मेरा मकान दे दूंगा। समझे नीलाजीत की बात को? नीलाजीत क्या बोला राहुल को, राहुल ये मेरी पड़ोसन है ना। नीलाजीत कोलकाता से हो ना? नहीं, हाँ कोलकाता से है। सो तामा भाषलो आगे, मतलब जो भी है ये उसको बढ़िया लगती है। तो नीलाजीत बोलता है यार मेरी इससे बात करवा दे। राहुल बोलते हैं ये फोकट में अपन किसी से बात नहीं करवाते, बता क्या करेगा, अपन सब कुछ करवा देगा, टेंशन ना ले। नीलाजीत बोलता है देख भाई, अगर तू मेरा इससे बात करवा देता है और मेरा मामला सेट हो जाता है, अपना शादी तक का मामला पहुंच जाता है, तो ये मकान मैं तेरे को दे दूंगा, है ना। तो ये मकान मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये मकान जो दे रहा है उसके कंसीडरेशन में राहुल क्या कर रहा है? राहुल इसका अरेंजमेंट करवा रहा है सारा, यस और नो? तो मुझे बताओ व्हाट इज द कंसीडरेशन इन दैट केस, बताओ व्हाट इज द कंसीडरेशन इन दैट केस? नीलाजीत बोला मैं तेरे को मेरा मकान दे दूंगा, ये मेरा सुंदर सा मकान है, ये मकान मैं राहुल तेरे को दे दूंगा। राहुल आई विल ट्रांसफर दिस हाउस टू यू इफ बट मुझे क्या चाहिए कंसीडरेशन में? पड़ोसन। हाँ जी बताओ, इन कंसीडरेशन, राइट। अब मुझे बताओ इस मकान का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? क्योंकि बताइए इस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? बताओ। यस, नीलाजीत ने अपने मकान को ट्रांसफर किया और उसे कंसीडरेशन में पड़ोसन मिल गई। मतलब राहुल ने वो अरेंजमेंट किया था कि उसकी पड़ोसन से शादी हो गई भाई की। नीलाजीत कितना स्माइल दे रही है यार। वैल्यू ऑफ हाउस, आयुषी बोल रही वैल्यू ऑफ हाउस। बताओ अब यहां पर देखना कंसीडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल। क्या आप इसे डिटरमाइन कर सकते हो? पहले वाले केस में जब आपको कंसीडरेशन कैश या बैंक मिला था तो यस आप डिटरमाइन कर सकते हो कि मुझे मिला कितना है। दूसरे वाले केस में एक्सचेंज जब आपने किया था तो एक मकान के बदले आपको दुकान मिली थी, तो जो चीज मिल रही है उसकी एफएमवी या उसकी एसडीवी ले ली जाएगी, राइट। अब जब मकान ट्रांसफर कर रहा है उसके बदले में इसको पड़ोसन मिल रही है, उसकी वैल्यू थोड़ी डिटरमाइन की जा सकती है, वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल। तो वहां पर सेक्शन 50D बोलता है कि अगर मान लो आप अपनी एसेट्स ट्रांसफर करते हो और बदले में जो आपको कंसीडरेशन मिल रहा है उसकी वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो जो मकान आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसका एफएमवी या उसका एसडीवी ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ले लिया जाएगा। वेरी गुड आंसर बाय आयुषी। समझ आया क्या तुमको? तो दिस इज द सेल प्राइस का कंसेप्ट, समझ आया? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो अब मुझे बताना ये गोल्ड की बार है, गोल्ड बार। इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है दैट इज 50 लाख। अब नीलाजीत ने ये गोल्ड का बार ट्रांसफर किया राहुल को, और राहुल को बोला दे भैया मेरे को कितने, 55 लाख रुपए। बताओ व्हाट विल बी द सेल प्राइस? व्हाट विल बी द सेल प्राइस? बताओ व्हाट विल बी द सेल प्राइस? व्हाट विल बी द सेल प्राइस? बताओ। आज नीलाजीत के चेहरे पे बड़ी स्माइल आ गई। वाह राहुल, फिर तू आजा कोलकाता, आजा, तेरा टिकट बना के भेजता हूं, आजा। राहुल जाओ कोलकाता घूमे आओ, नीलाजीत की हेल्प भी करे आओ थोड़ी सी यार। आमा तामो भाषलो लागे, है ना, जो भी है इनकी लैंग्वेज में। 55 लाख, वेरी गुड। तो यहां पर आप जो गोल्ड बार बेच रहे हो तो आपको कैश कितना मिला है? 55 लाख रुपए। तो जो आपको मिला है उसकी वैल्यू डिटरमाइंड हो रही है 55 लाख रुपए, तो 55 लाख रुपए विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। अब दूसरी सिचुएशन, यहां पर राहुल बोलता है यार मेरे पास कैश नहीं है यार, मेरे पास क्या है, ये मेरा घर है, ये तेरे को घर की जरूरत है, तू कहां रहेगा है? पड़ोसन के साथ शादी हो जाएगी तो उसको घर तो देगा ना कहीं, ऐसा इधर कहीं भी घूम लेके जाएगा क्या उसको? नहीं, एक अच्छा घर होना चाहिए। तू तेरा गोल्ड बार मुझे दे, मैं मकान तेरे को ट्रांसफर कर देता हूं। तू तेरा गोल्ड बार मुझे दे, मैं तेरे को मेरा मकान ट्रांसफर कर देता हूं। इस मकान की जो एसडीवी है दैट इज 45 लाख रुपीस।
इसने अपना 50 लाख का गोल्ड ट्रांसफर किया, उसके बदले में उसने मकान ले लिया 45 लाख रुपए का। बताओ व्हाट विल बी द सेल प्राइस? इस गोल्ड बार, ये गोल्ड बार कैपिटल के नेट में टैक्सेबल होगा? बिल्कुल होगा सर। तो व्हाट विल बी द सेल प्राइस? बताओ इसकी सेल प्राइस क्या होगी? व्हाट विल बी द सेल प्राइस? व्हाट विल बी द सेल प्राइस? बताओ। बताओ भाई। $45 लाख। वेरी गुड। आप ये मत बोलना सर ये तो 50 लाख का था। अरे उससे क्या होता है भाई, बदले में जो मेरे को मिल रहा है उसकी क्या वैल्यू है, दैट विल बी माई सेल प्राइस। मैंने अपना गोल्ड बार बेचा, मुझे 55 लाख रुपए मिले तो 55 लाख रुपए इज द सेल प्राइस। मैंने अपना गोल्ड बार बेचा, उसके बदले मेरे को मकान मिला, उस मकान की एसडीवी 45 लाख रुपए है, तो 45 लाख विल बी माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब यहां पर नीलाजीत ने बोला कि यार, नीलाजीत ने बोला कि भाई पड़ोसन से मेरी शादी करवा दे, पड़ोसन से मेरी शादी करवा दे राहुल, मैं तेरे को ये गोल्ड बार ट्रांसफर कर दूंगा। अब बताओ ये गोल्ड बार ट्रांसफर कर रहा है, कंसीडरेशन क्या मिल रहा है? कंसीडरेशन को डिटरमाइन कर सकते हो क्या? कंसीडरेशन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो क्या? नीलाजीत को जो पड़ोसन से शादी हुई है उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो क्या? नहीं। अब नीलाजीत को कितनी खुशी हो रही है हमको थोड़ी पता कि उसकी अमाउंट, उसकी वैल्यू कितनी है। नो, वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू, राइट? देन व्हाट विल बी द कंसीडरेशन? सेक्शन 50D बोलता है कि अगर आप कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो तो जो कंसीडरेशन आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू अगर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो तो जो एसेट्स आपने ट्रांसफर करी है उसकी एसडीवी या उसकी एफएमवी विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, राइट? तो गोल्ड बार की जो एफएमवी होगी 50 लाख रुपए, दैट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। यस और नो? बोलो भाई। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरो लेक, नैरो लेक। आई होप समझ आ रहा है आपको सब? यस, 50 लाख की खुशी। चलो जी, अब यहां पर हो क्या रहा था, ये चीज यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेकर आ गया कि भाई दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ, सॉरी सर ये तो काइंड ऑफ गिफ्ट हो गई ना, एंड गिफ्ट तो ट्रांसफर कंसिडरेशन नहीं होता है। मतलब आपको समझाने के लिए दिस इज द काइंड ऑफ गिफ्ट, करेक्ट, बट समझाने के लिए कि अगर आप कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो और उसका कंसिडरेशन अगर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसका कंसिडरेशन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये तो एक्चुअली गिफ्ट ही कहलाएगा कि भाई गिफ्ट हो गया है। उसका कंसिडरेशन अगर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, जैसे मान लो राहुल क्या करता है, राहुल नीलाजीत क्या करता है, एक बहुत ही वृद्ध इंसान है, वो उनको डेली खाना खिलाता है, उनकी देखभाल करता है। वो वृद्ध इंसान बोलते हैं कि यार, मतलब इसको तो एज ए काइंड ऑफ गिफ्ट ही हो गया, बट ये बोलता है कि टेक्निकल लैंग्वेज में इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हो, जो आपको कंसिडरेशन मिल रहा है उसका वैल्यू अगर आप डिटरमाइंड नहीं कर सकते, तो उस केस में जो असेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। जैसे अगर आपको याद हो तो सेक्शन 45(5)(a) में मैंने आपको क्या कराया था, देखना, आपने एसेट्स ट्रांसफर करी, इमूवेबल असेट्स का, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब का पोजीशन आपने ट्रांसफर किया,
पोजीशन ट्रांसफर किया, ठीक है ना, पोजीशन ट्रांसफर किया, उस दिन उसकी एफएमवी क्या थी या एसडीवी क्या थी, एफएमवी या एसडीवी थी मान लो 50 लाख रुपए, ये आपने ट्रांसफर किया अंडर जेडीए, अंडर जेडीए, ये समझना। अभी आपको यहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा 50D का प्रोविजन। अभी अपन ने जेडीए में देखा था ना कि अगर आप जेडीए के अंदर कोई एसेट्स ट्रांसफर करते हो तो जिस दिन आप ट्रांसफर करते हो, जिस दिन आप ट्रांसफर करते हो उस दिन उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता है, मतलब उस ईयर में उसका कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होता है। कैपिटल गेन कंप्यूट तब होता है जब कंप्टेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हो, यस और नो, राइट। कंप्टेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हो। अब जब कंप्टेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, कंप्टेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उस दिन जो एसडीवी थी मान लो वो थी 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ रुपए विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर आपने जेडीए ब्रीच नहीं किया हो तो। अगर आपने जेडीए ब्रीच कर दिया मतलब कंप्टेंट अथॉरिटी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले पहले अगर आपने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया तो जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया है उस ईयर में आपका कैपिटल गेन इंपोज कर दिया जाएगा, यस और नो, ये बताया था ना मैंने। तो वहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या थी बताओ, इसका कंसिडरेशन डिटरमाइंड है क्या उस केस में? आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर किया, कंसीडरेशन तो पता ही नहीं है ना क्या है। तो जब कंसीडरेशन डिटरमाइन ना हो तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है उसी का एसडीवी या उसी का एफएमवी ले लिया जाएगा। तो ये देखो, जब आपने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था तो उस दिन उसकी एफएमवी और उसकी एसडीवी क्या थी, वो ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ले ली जाएगी बिकॉज ऑफ सेक्शन 50D। समझ आया? समझ आया क्या? चलो मेजर आपको ये चीज समझानी थी मुझे। ठीक है, ये सेल प्राइस है। अब यहां पर सेल प्राइस का लोग मिसयूज करते थे, उस मिसयूज के कारण उन्होंने सेक्शन 50C और सेक्शन 50CA इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना, सेक्शन 50C और सेक्शन 50CA इंट्रोड्यूस किया। अब देखो, आपको ये भी बता ही देते हैं कि सेक्शन 50C और 50CA क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। ये आपको समझ आ चुका है। सेलिंग प्राइस मतलब नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे। अगर कैश और बैंक आपको मिल रहा है, अगर आपको कंसिडरेशन मिल रहा है तो जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। अगर एक्सचेंज हो रहा है तो जो असेट्स आपको रिसीव हो रही है उसकी एफएमवी या उसकी एसडीवी विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। और अगर कंसिडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल, कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, तो उस केस में जो असेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो उसी का एफएमवी या उसी का एसडीवी विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, हिंदुस्तानी लोग जुगाड़ करते थे, उस जुगाड़ को रोकने के लिए इन्होंने नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। हिंदुस्तानी लोग जुगाड़ क्या करते थे? हिंदुस्तानी लोग जुगाड़ करते थे कि यार ऐसा करते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेट्स अज्यूम मैं राहुल को ट्रांसफर करता हूं कि राहुल ये ले 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, ठीक है। बट मैं राहुल को बोलता हूं, राहुल ऐसा कर, तू मेरे को 20 लाख तो जमा करा बैंक में और 80 लाख दे दे मेरे को कैश में, ब्लैक मनी, है ना। राहुल ऐसा कर, तेरे को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहा हूं, 20 लाख तो दे तू मुझे बैंक में और 80 लाख दे दे कैश में दे दे। तेरे पास भी तो बहुत ब्लैक मनी पड़ा रे, तेरा ब्लैक मनी भी यूटिलाइज हो जाएगा। अरे बल्ले बल्ले, दोनों के मजे आ जाएंगे। मेरे को क्या फायदा? मेरे को फायदा यह है कि मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना दिखाऊंगा, 20 लाख रुपए, लेस कॉस्ट दिखाऊंगा 10 लाख रुपए, 10 लाख पे ही कैपिटल गेन दूंगा। ये तो हो गया मेरे को फायदा। राहुल तेरे को क्या फायदा? पहला फायदा, तेरा ब्लैक मनी यूटिलाइज हो जाएगा, नहीं तो सरकार पकड़ लेगी तो तू फंस जाएगा, तेरा ब्लैक मनी यूटिलाइज हो जाएगा। दूसरा जो तेरे को फायदा है, स्टैम्प ड्यूटी जो गवर्नमेंट चार्ज करती है वो 1 करोड़ पे ना चार्ज करके 1 करोड़ का 7% अप्रोक्स होती है, मतलब 7 लाख ना लेके 20 लाख का 7% मतलब 1.5 लाख ही लेगी, तो 5.5 लाख का तेरे को भी फायदा हो जाएगा। बल्ले बल्ले, मेरे को भी फायदा हो गया। कैपिटल गेन अगर मैं नॉर्मल दिखाता तो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ में 10 लाख करता तो 90 लाख रुपए पे, और 90 लाख का 20% कितना होता है? 18 लाख का टैक्स लगता। भैया अपन ने टैक्स बचा लिया और इधर आपने स्टैम्प ड्यूटी भी बचा ली, दोनों को फायदा हो गया। ये समझ आया क्या? ये जुगाड़ होता था पहले, ये जुगाड़ होता था पहले। ये समझ आया क्या?
इस जुगाड़ को रोकने के लिए, और ये जुगाड़ होता था जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, तो इस जुगाड़ को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक कंसेप्ट, वो मैं बताता हूं, बट पहले ये जुगाड़ समझ आया क्या? तो यहां पर क्या हो रहा था, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 1 करोड़ में अपन प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, बट अपन दिखा क्या रहे हैं, 20 लाख रुपए दिखा रहे हैं कि भैया तू ऐसा कर बैंक में दे, जिससे मैं डिपार्टमेंट को दिखाऊंगा भैया मैंने 20 लाख में बेची है, और 80 लाख रुपए में ब्लैक में लेता था, मैं दिखाता नहीं था डिपार्टमेंट को, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को क्या कर रहा हूँ, टैक्स की चोरी कर रहा हूँ। यहां डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट सेक्शन 50C। डिपार्टमेंट ने, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी 1999 के अंदर, तो अब मैं नाम भूल रहा हूं उनका, अरे यार, यशवंत सिन्हा, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने बोला यार ये तो गड़बड़ हो रही है, वो इसको थोड़ा रोकते हैं। तो उन्होंने सभी स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ किया, बोला आओ एक बार देखो, तुमको भी नुकसान हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो को नुकसान हो रहा है टैक्स का, भाई देखो जो 18 लाख हमें टैक्स आने वाला था वो नहीं आएगा, वो कम आएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी मिलने वाली थी 5.5 लाख, 7 लाख रुपए मिली, 1.5 लाख रुपए, तो 5.5 लाख का नुकसान तुमको भी हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट को बोला तुमको भी फायदा होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, तो आओ कुछ तूफानी करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि अपन ऐसा करते हैं, ये साले सब लोग मिसयूज करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, अपन हर एरिया की एक सर्कल रेट फिक्स कर देते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फिक्स कर देते हैं। हर एरिया की हम क्या करते हैं, एक सर्कल रेट फिक्स कर देते हैं, सर्कल रेट, ठीक है ना। ये 2009 में आया था, सॉरी 2009 में आया था मेरे हिसाब से प्रोविजन, मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा, यशवंत सिन्हा लेके आए थे ये। उन्होंने बोला अपन हर एरिया की सर्कल रेट को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं कि दिस विल बी द सर्कल रेट, ठीक है। हर एरिया की अपन सर्कल रेट को फिक्स कर देते हैं। समझ आ रहा है? अपन जब हर एरिया की सर्कल रेट को फिक्स कर देंगे, अब यहां पर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है, आपने कितने में बेची है, हमने कहा कि भैया जब भी आपका सेल प्राइस, हमने इस प्रॉपर्टी की लेट्स अज्यूम सर्कल रेट फिक्स कर दी है 75 लाख रुपए, ठीक है ना। हमने इसकी सर्कल रेट मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमने फिक्स कर दी है, इस एरिया की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमने 75 लाख रुपए से फिक्स कर दी है। अगर आप इससे कम प्राइस पर बेचते हो, अगर आप इससे कम प्राइस पर बेचते हो तो सेल प्राइस विल बी 75 लाख रुपीज। इन्होंने क्या बोला है, अगर आप इससे कम प्राइस पर बेचते हो तो भी उसका सेल प्राइस क्या लिया जाएगा, 75 लाख रुपीज ही लिया जाएगा। मतलब इन्होंने बोला है कि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, अगर आप उससे कम प्राइस पर बेचते हो तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा। समझ आ रहा है क्या ये पॉइंट? तो अब अगर आपने देखो, आप जुगाड़ करने की कोशिश करोगे, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने, मान लो आपने दिखाई सर हमने 20 लाख में बेची है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है, 75 लाख, और 20 लाख उससे कम है क्या, हाँ, तो 20 लाख को हटाओ साइड में, 75 लाख विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये समझ आया तुम्हें? ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी एसेट्स आप बेच रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हो और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पर बेच रहे हो, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था 2009 के अंदर, और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है कि भैया सेंट्रल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या हो गई, 75 लाख। आप यहाँ 20 लाख दिखा रहे हो, लेकिन हम तो यहाँ 75 पे टैक्स लगाएंगे, -10, तो एटलीस्ट 65 लाख पे तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट को फायदा क्या हो रहा है, 75 लाख पे उनको स्टैंप ड्यूटी मिल रही है, ठीक है ना। ये जब भी आप रजिस्ट्री कराते हो ना, रजिस्ट्रेशन चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होते हैं, तो इस पे उनको ड्यूटी जो मिल रही है, स्टैंप ड्यूटी, वो उनको 75 लाख पे मिल रही है। कहाँ 20 लाख पे मिल रही थी, अब 75 लाख पे मिल रही है, तो दोनों को ये फायदा होगा। तो ये उन्होंने क्या करा, हर एरिया का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फिक्स कर दिया। तो सेक्शन 50C इन्होंने इंट्रोड्यूस करा और वहां लिख दिया कि अगर आप कोई भी असेट्स को, बिगिनिंग में जब ये प्रोविजन आया था ना, तब उन्होंने ये लिखा कि अगर आप कोई भी असेट्स को उसकी सेल प्राइस, कोई भी एसेट्स को अगर उसकी एसडीवी से कम प्राइस पर बेचते हो तो उसका एसडीवी ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट? अगर आप उसे एसडीवी से कम प्राइस पर बेचते हो तो उसका एसडीवी ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है,
मान लो आपने असेट्स को सेल किया 65 लाख में और उसकी एसडीवी है 90 lakhs, तो आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो दिखाओगे वो रेस्ट्रिक्शन आप 65 लाख नहीं दिखाओगे, आपको 90 lakhs दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सेल प्राइस है वो एसडीवी से कम है। उन्होंने साफ बोल दिया अगर आपका सेल प्राइस एसडीवी से कम है, मतलब इतनी तो प्राइस बनती है इस एरिया की, राइट, इस प्राइस से कम प्राइस पर आप बेच रहे हो तो जो एसडीवी है वो ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, ठीक है ना, वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अभी इन्होंने थोड़ा सा इसमें एक लिबरलाइजेशन करके बोल दिया कि अगर सेलिंग प्राइस का 110% एसडीवी से कम है, अब इन्होंने 10% का वेरिएंस का बेनिफिट आपको दे दिया। इन्होंने क्या बोला कि सेलिंग प्राइस का 110% अगर एसडीवी से कम है तो एसडीवी विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अदरवाइज सेलिंग प्राइस विल बी द कंसिडरेशन। अब मैं 2-3 सिचुएशन बताता हूं, मुझे बताना क्या होगा। मान लो पहला सिचुएशन, सेलिंग प्राइस इज 83 लाख, दूसरा क्या, इसका एसडीवी इज 85 लाख। बताओ व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बताओ। सेलिंग प्राइस इज 50 लाख, एसडीवी इज 59 लाख, व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बताओ। तीसरा, सेलिंग प्राइस इज 40 लाख, एसडीवी इज 43 लाख, व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बताओ। विच एवर इज हायर नहीं, यहां पर सिंपल चीज ध्यान रखना, अगर सेलिंग प्राइस का 110% ज्यादा है एसडीवी से तो सेलिंग प्राइस ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। 10% का वेरिएंस बेनिफिट आपको यहां पर दे दिया है। अगर सेलिंग प्राइस का 110% ज्यादा है, सिंपल लैंग्वेज में जाओ, अगर सेलिंग प्राइस का 110% ज्यादा है एसडीवी से तो सेलिंग प्राइस ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो पहले वाले केस में क्या हो गया, 85 लाख। मुझे ये बताओ 83 लाख का 110% कितना होता है? 83 लाख का 110% कितना होता है? 83 लाख इंटू 110% ये होता है 91.3। अगर सेलिंग प्राइस का 110% ज्यादा है एसडीवी से तो सेलिंग प्राइस ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी। क्या कर रहे हो? 50 का 110% 55 होता है और उससे एसडीवी ज्यादा है तो यहां पर 59 लाख विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 40 का 110% 44 होता है, 44 ज्यादा है, सेलिंग प्राइस का 110% ज्यादा है एसडीवी से तो सेलिंग प्राइस ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। क्या कर रहे हो? विच एवर इज हायर नहीं बोला मैंने, वापस समझो इस चीज को। ये लिख लो ये वाला पॉइंट, सेलिंग प्राइस का 110% अगर ज्यादा है एसडीवी से तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज सेलिंग प्राइस, और अगर सेलिंग प्राइस का 110% कम है एसडीवी से तो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज एसडीवी। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? बताओ मुझे। मुझे लगता है एक बार वापस आपको आने के बाद ये समझाना पड़ेगा, और या अभी एक बार अभी तो कर ही लो इसको। एटलीस्ट ये सेल वाला कंसेप्ट पूरा हो जाए ना आपका, तो फिर आपको आके सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझाना रहेगा। जबकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको वीडियोस भेज दूंगा, वहां से आपका मजबूत हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार ये सेल वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा कि भैया हाँ सेल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको क्या बोला यहाँ पे, अब सेक्शन 48 के अंदर कंपटीशन के अंदर सिर्फ दो चीजें समझनी है, एक तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अभी मैं आपको कराना चाह रहा हूं ताकि एक चीज कंप्लीट हो जाए। सॉरी, हाँ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैं आपको कराना चाह रहा हूं ताकि कंप्लीट हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर। चलो वापस देखो, सेल्स प्राइस में मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है।
ठीक है। अगर आप बेच रहे हो कैश और बैंक आपको कितना मिल रहा है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, राइट, तो जो रिसीविंग असेट्स है, रिसीविंग असेट्स उसकी एफएमवी या एसडीवी वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। और तीसरा कंसिडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल सेक्शन 50D, अगर आपका कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है तो जो असेट्स ट्रांसफर कर रहे हो उसी का एफएमवी या एसडीवी ये आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। यहां पर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई, लोग मिसयूज कर रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 50C। सेक्शन 50C में इन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, उसका सेलिंग प्राइस का 110% अगर ज्यादा है एसडीवी से, तब तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। और अगर मान लो अदरवाइज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू एसडीवी। ये थोड़ा ध्यान रखना, बस इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले तो सिंपल यही था कि अगर एसडीवी ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो एसडीवी ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको लिबरलाइज कर दिया, थोड़ा बेनिफिट दे दिया। उन्होंने बोल दिया 10% का वेरिएंस हम आपको दे देते हैं। सेलिंग प्राइस का 110% अगर ज्यादा है एसडीवी से तो सेलिंग प्राइस ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी, अदरवाइज एसडीवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, सर ये एसडीवी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लेनी है, एसडीवी किस दिन की लेनी है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आता है, सर ये एसडीवी किस दिन की लेनी है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी है सर, हमको बताओ तो सही सर, किस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी है सर, मुझे बताओ। जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करते हो, मान लो आप फ्लैट खरीदने गए, चलो बताओ क्या होता है प्रोसेस, कोई बताएगा मुझे। सबसे पहले एकदम लहमन बनो, अरे यार मकान खरीदना है, अरे मित्रों मकान खरीदना है कि ला मैं दिखा के लाता हूं। अब आप गए, मकान पसंद आ गया आपको, बताओ क्या करोगे आप, बताओ बताओ। अब आपको मकान पसंद आ गया तो आप क्या करोगे। मकान बेचने वाला बोलता है सब मैं 2 करोड़ रुपए लूंगा, आप बोलते हो थोड़ा नेगोशिएट करते हो, सर मैं इतना नहीं दे सकता, 1.5 करोड़ में कर दो। मकान और आपके बीच में फाइनल होता है 1.75 CR। बताओ अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी। किताबी ज्ञान नहीं, अपना जो नेचुरल ज्ञान है वो बताओ। नेचुरल ज्ञान क्या बोलता है आपका। 1.75 CR आप दोनों में डिस्कशन हुआ कि भाई चलो मैं 1.75 CR में खरीद रहा हूं, बट अब आगे की स्टेज क्या होगी, कोई बताएगा मुझे। प्रैक्टिकली अगर आपने मकान में डील में थोड़ा सा कभी सुना हो घर पे मम्मी पापा से या किसी से, क्या प्रोसेस होता है तो मुझे बताओ प्लीज, बोलो भाई। एग्रीमेंट होगा, वेरी गुड। सबसे पहले वो आपका फाइनल क्या हुआ 1.75 CR, ठीक है। आपसे टोकन मनी मानी जाएगी, एडवांस जिसे बोला जाता है टोकन मनी, ठीक है ना। एडवांस जिसे टोकन मनी बोला जाता है। तो आपको बोला, आप बोलोगे लो सर 10 लाख रुपए एज ए टोकन मनी में डिपॉजिट करा रहा हूं, ठीक है। 10 लाख में टोकन मनी डिपॉजिट करा रहा हूं। भैया आप भी किसी को 10 लाख दे रहे हो तो आप भी तो क्या बोलोगे, मेरे को भी तो श्योरिटी दो कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए हैं। तो वहां आप क्या करोगे, अग्रीमेंट करोगे। आप अग्रीमेंट करोगे कि सर हमने 1.75 CR में डील कर ली है, मैं आपको 10 लाख रुपए डिपॉजिट करा रहा हूं, विद इन 12 मंथ्स या विद इन 6 मंथ, व्हाटएवर जो भी आपकी कंडीशन है, मैं सर पूरा पैसा आपको पे कर दूंगा और आप मुझे इस मकान का पोजीशन ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अग्रीमेंट होगा। जब आप अपना अग्रीमेंट के सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर देते हो, आपने पूरा पैसा पे कर दिया, तो उसके बाद होता है रजिस्ट्री, ठीक है ना। रजिस्ट्री, अब आप जाते हो, चलो रजिस्ट्री करा लेते हैं मकान की, ठीक है ना। मकान की रजिस्ट्री कराते हो तो मुझे बताओ कि मान लो आपका 1/1/2023 दिस इज द अग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्री डेट आपकी 1/1/2024, ठीक है। आपने मकान बेचा है 1.75 CR में, ठीक है।
इस दिन की एसडीवी थी 1.60 सीआर और इस दिन की एसडीवी थी 1.90 सीआर एसडीवी। तो अब मुझे बताओ, जब आप उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तो किस दिन की एसडीवी कंसीडर की जाएगी? बताओ बताओ जी बताओ। दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि सर अग्रीमेंट के दिन तो एसडीवी थी 1.60 सीआर और जब मैं रजिस्ट्री करा रहा हूं तब थी 1.90 सीआर। तो बताओ किस दिन का आपको एसडीवी कंसीडर करना है? बोलो, रजिस्ट्री वाले दिन का एसडीवी कंसीडर करना है या एग्रीमेंट वाले दिन का कंसीडर करना है? बताओ। एग्रीमेंट दिन का। ओके, वाई? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन कि एग्रीमेंट दिन का लिया जाए? हाँ जी, तो यहां पर बोला गया है कि अगर आप अग्रीमेंट डेट के दिन कुछ ना कुछ अमाउंट, अग्रीमेंट डेट के दिन या उसके आसपास कुछ ना कुछ अमाउंट अकाउंट पे चेक या प्रिस्क्राइब पेमेंट मेथड से पे कर देते हो तो अग्रीमेंट डेट का एसडीवी कंसीडर्ड किया जाएगा। अगर नहीं किया है तो रजिस्ट्री डेट का एसडीवी कंसीडर किया जाएगा एज वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए, राइट। तो आप देखो यहां पर आपका एसडीवी है 1.60 और 1.75, राइट। और अगर आपने कुछ ना कुछ अमाउंट प्रिस्क्राइब पेमेंट मेथड से अग्रीमेंट के आसपास दिनों में पे कर दिया है तो 1.75 विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। और मान लो ये ज्यादा होता, ये एक मिनट रुकना 1.75 इंटू 110%, 1.92, इसे 1.95 कर देता हूं, 1.95, ठीक है। अगर मान लो आपने इस दिन कुछ ना कुछ पे नहीं किया है तो फिर तो आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो कितना हो जाएगा? 1.95। जिस दिन रजिस्ट्री कराई है उस दिन का एसडीवी कंसीडर किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो बस यही पॉइंट में अभी आपको आज बताना है, बाकी जो है वो हम डिस्कस करेंगे जब मैं वापस से आ जाऊंगा। बट आपको वीडियोस में सारी शेयर कर देता हूं ताकि एक बार आप सारा देख के इस कैपिटल गेन चैप्टर को कंप्लीट कर लो, राइट। और जब मैं आऊंगा तब मैं वापस से इस चैप्टर को आपको वापस से मतलब जितना पढ़ा है उतना एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, यहां तक समझ आ गया ना आपको? दैट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का कंसेप्ट। उसमें भी अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्राइस का समझाया है, उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन और है 50CA, वो भी मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। 50C मैंने आपको बता दिया है, राइट। बट अभी मैं जो आपको सेशन भेजने वाला हूं पूरा कैपिटल गेन आपका वहां पर कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मैं जब आऊंगा मैं वापस कराऊंगा, ठीक है। चलो, और जब मैं कराऊंगा तब शायद आपका और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो ओके, हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। अपन कनेक्ट में रहेंगे, मैं वैसे ही आपको कॉल करता ही हूं। और भाई साहब हमारे वॉलंटियर्स, मैं आप सभी से तो रेगुलर कनेक्ट में रहूंगा। अपने जो भी काम है उसको व्यवस्थित करना है, उसमें कोई अपने वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी मैं नीलाजीत एक बार आपसे भी कनेक्ट कर लूंगा, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, है ना, अपने को किस तरीके से आगे का ध्यान रखना है, चीजों का क्या क्या अपनी एक्टिविटीज रखनी है, राइट। चलो ओके, बाय बाय।